18 लाख ये कोई तुम्हारा आईआईटी का पैकेज नहीं होगा, बल्कि इतने सारे बच्चों के साथ तुम्हें compete करना पड़ेगा जेईई 2028 में टू गेट योर ड्रीम आईआईटी। लेकिन भैया मुझे अभी क्या, अभी तो 2 साल हैं, भाड़ में गया कंपटीशन। मैं अभी सीरियस नहीं होऊंगा, मैं सीरियस होऊंगा जब मैं 11th को बैकलॉग में कर लूंगा। देखो यार, बहुत साफ साफ बताता हूँ, 2 तरीके की जेईई एस्पिरेंट होते हैं। नंबर 1 वो जो असलियत से भागते ही रहते हैं और तब सीरियस होते हैं जब एग्जाम को सिर्फ 2 से 3 महीने बचे होते हैं और उस समय कुछ नहीं हो सकता कॉम्प्रोमाइजेस के अलावा। दूसरे नंबर पर ये एस्पिरेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही सीरियस होते हैं और रियलिटी समझते हैं, कॉम्पिटिशन की रियलिटी समझते हैं, कितने मार्क्स उन्हें लाने चाहिए ये समझते हैं, परसेंटाइल कितनी आनी चाहिए ये समझते हैं, और ये शुरू से उस तरीके की तैयारी रखते हैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग कि इन्हें आईआईटी मिली ही जाए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज लास्ट में आप जेईई जैसे एग्जाम के लिए सीरियस होके अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। इनका ही सिलेक्शन होता है जो शुरू से सीरियस है। जेईई 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए ये मेरी स्पेसिफिक वीडियो है कि जहां मैं तुम्हें ऑल अबाउट जेईई कंपटीशन बताऊं, इसको कैसे स्विम थ्रू करें, मतलब कंपटीशन की वेव्स को कैसे स्विम थ्रू करके तुम अपने ड्रीम आईआईटी जा सकते हो, उस पर बात करना चाहता हूं। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट्स जानेंगे, जैसे कि नंबर 1 जेईई में कितना कंपटीशन है, नंबर 2 क्या कट ऑफ ट्रेंड्स रहते हैं, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आती है और कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं एक्चुअली आईआईटी लेने के लिए, एंड नंबर 3 क्या स्टेप्स एंड स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं राइट फ्रॉम टुडे ताकि तुम्हारे पास इतने समय में हमेशा एडवांटेज हो और तुम तुम्हारे ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज ना करो। सबसे पहले कंपटीशन की बात करता हूँ। 2025 में लगभग 14.75 लाख एस्पिरेंट्स थे जिनने जेईई में लिखा। 2026 में यही नंबर 15.4 लाख तक चला गया। 2027 में उम्मीद है कि ये 16 लाख को क्रॉस कर जाएगा और 2028 में उम्मीद है कि ये 17-18 लाख भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको सच बताऊं, आज से 5 साल पहले जेईई मेन सिर्फ 10 से 12 लाख बच्चे लिखते थे और तब भी सीट्स 15,000 थी। आज के टाइम पे सीट्स 17,000 है आईआईटीज की, लेकिन आप कंपटीशन देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है। तो ये कंपटीशन की रियलिटी है, लेकिन फिर भी एक रे ऑफ होप भी है। वो रे ऑफ होप क्या है कि ये 18 लाख बच्चों में 50% बच्चों के 0 भी मार्क्स नहीं आते, इतनी बुरी वो प्रिपरेशन करते हैं। और वहीं 100 से ऊपर अगर आपने मार्क्स ला दिए तो आप टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ जाते हो, और अगर आप 150 मार्क्स ले आए तो टॉप 50,000 के अंदर आ सकते हो। एनआईटी सिक्योर हो सकता है और आईआईटी का रोड खुल सकता है। ये रियलिटी है कंपटीशन की। मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंपटीशन है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम जो बच्चा शुरू से प्रिपेयर करता है और डिसेंटली तैयारी करता है, वो अच्छे खासे कंपटीशन को बीट कर देता है एग्जाम होने से पहले ही। और दूसरी बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल डेटा की कि कट ऑफ ट्रेंड्स क्या है। अगर तुम 2028 के एस्पिरेंट हो, तुम्हें राइट फ्रॉम डे 1 पता होना चाहिए कि यार एक अच्छा एनआईटी के लिए कितनी परसेंटाइल लगती है, उस परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, एक अच्छे आईआईटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। बिकॉज बिना टारगेट के लिए तुम टारगेट लेस हो जाओगे और तुम कभी भी सीरियस पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कभी भी तुम तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स देख के ये नहीं समझ पाओगे इसको कितना बढ़ाना है और कैसे प्रिपेयर करना है। इसलिए तुम्हें मैं डेटा भी बता देता हूँ। स्क्रीन पे एक टेबल फ्लैश कर रही होगी, उसमें ध्यान से 2023 से 26 का डेटा देखो। अगर कट ऑफ की बात करोगे जनरल कैटेगरी के लिए 2023 में 90.5 परसेंटाइल पे आपको कट ऑफ क्लियर हो जाती थी। 2026 में यही 93.4 परसेंटाइल पे हुआ। इतना बड़ा जंप है। आपके टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि 95 तक जा सकता है। 99 परसेंटाइल की मार्क्स की बात करोगे तो 2023 में 185 के आसपास आ जाते थे। 2026 में भी 180 के आसपास है। मतलब पेपर थोड़ा टफर साइड पे जाता जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड भी आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके सब्जेक्ट ट्रेंड्स क्या रहते हैं। फिजिक्स की बात करें तो इजी ही आ रही है मोस्टली, बस इस साल 2026 में थोड़ी मॉडरेट गई थी, बट ओवरऑल आप हमेशा देखोगे कि फिजिक्स इजी आएगी। आपके में एक्सपेक्ट हो सकता है कि थोड़ी मॉडरेट कर दें क्योंकि पेपर डिफिकल्टी लेवल उन्हें बढ़ाना है, एस्पिरेंट्स काफी बढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो या तो मॉडरेट आती है या फिर थोड़ी असर्शन हैवी आती है। ये आपका नंबर 2 सब्जेक्ट होगा डिफिकल्टी लेवल से। और मैथ्स कॉन्स्टेंटली टफ ही आती है, लेंदी ही आती है। मैथ्स में बच्चों को 50 मार्क्स सिक्योर करने में भी बहुत दिक्कत आती है। ये तो हो गई जेईई मेन की बात। एज अ 2028 एस्पिरेंट आपको क्या टारगेट रखना चाहिए? आपको बेयर मिनिमम 180 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए ताकि 99 परसेंटाइल तो एटलीस्ट सिक्योर हो। अच्छा टारगेट आपका 200 प्लस मार्क्स होंगे। मेरे खुद के 217 मार्क्स आए थे जेईई मेन में। अब बात करते हैं जेईई एडवांस की भी, क्योंकि जेईई मेन हमारा अंत एग्जाम नहीं है। किसी ने भी एनआईटी ड्रीम से जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आईआईटी ड्रीम से। जेईई एडवांस का पेपर जनरली 360 मार्क्स का होता है। अगर आप सिर्फ 30% मार्क्स दैट इज 120 मार्क्स लेके आते हो तो आईआईटीज में एंट्री शुरू हो जाती है। आपको जो नए आईआईटीज हैं लाइक जोधपुर, भिलाई, ये सब मिलना शुरू हो जाते हैं। और वहीं अगर मार्क्स को 150 तक टच
करा दोगे तो आपको सेकंड जनरेशन आईआईटी, जो आज के टाइम पे बहुत अच्छे आईआईटी हो गए, लाइक मेरा आईआईटी जो था आईआईटी इंदौर, आईआईटी हैदराबाद, गांधीनगर, रोपड़, इनमें आपको अच्छी सर्किटल ब्रांच भी मिल सकती है और आपको ओल्ड आईआईटीज में लास्ट की ब्रांचेस मिल सकती हैं, लाइक प्रोडक्शन, टेक्सटाइल वगैरह। और वहीं अगर आपने ये मार्क्स 180 और 200 को टच कर दिए तो आपको ओल्ड आईआईटीज में भी कोर ब्रांच मिल जाएंगे और 200 पार में आपको सीएससीज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये रियलिटी है, मतलब 66% मार्क्स लेके आओगे तो सीएससी कहीं ना कहीं अच्छा आईआईटी में मिल जाएगी, और अगर 30% भी मार्क्स लेके आओगे तो भी तुम्हें आईआईटी में एंट्री मिल जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट बनाना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रियलिटीज भी बता दी है, टारगेट सेटिंग भी कर दी है, इसीलिए इसी मूवमेंट पे कमेंट में अपना जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों का टारगेट स्कोर रखो। मेरी मानोगे तो बोलना कि मेरा जेईई मेन का टारगेट स्कोर है 200 मार्क्स और मेरा जेईई एडवांस का टारगेट स्कोर है मिनिमम 150 मार्क्स। ये कमेंट सेक्शन में लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम एक कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हो तो एग्जाम में अचीव क्या करोगे। और सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को हाइप भी करना अगर तुम्हें हमारे और हमारी टीम के एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अब समझते हैं एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये सब लाने के लिए करना क्या होगा भैया, उस पे बात करते हैं। नंबर 1, मेक योर क्लास 11 स्टॉप। सबसे बड़ी गलती जेईई प्रिपरेशन बर्बाद होने की यही होती है कि बच्चे 50% सिलेबस को बर्बाद कर चुके होते हैं, क्योंकि वो क्लास 11th को लाइटली लेते हैं। तो वो पूरे जेईई की बैट उनके क्लास 12th और घिसे पिटे या फिर आधे अधूरे क्लास 11th पे कर रहे होते हैं। अगर तुम मेरे चैनल की 2027 की वीडियोस देखोगे तो मोस्टली कमेंट्स तुम्हें बैकलॉग के ही मिलेंगे। जिस बच्चे ने अपना 11th सुधार लिया, भले इनिशियली थोड़ा बिगड़ा 1-2 महीने, बट सुधार लिया डिसेंट जेईई मेन लेवल का भी, वो तब भी बहुत ज्यादा एडवांटेज रखता है उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसका 11th बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि उसको क्लास 12th में एक रिपीटर, एक ड्रॉपर की तरह मेहनत करनी पड़ती है, जहां पूरा 12th भी कवर करना पड़ता है, 11th भी कवर करना पड़ता है, रिवीजन भी करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप, अगर आपको ये टारगेट जो मैंने अभी लिखवाए हैं उनको अचीव करना है, 11th को सुधार के रखो। अब ये केस समझ लेते हैं कि भैया बैकलॉग्स हो गए तो क्या करें। देखो, बैकलॉग्स हो गए तो मैं आज ही आपको बोलूंगा कि अपने टाइम टेबल में एक इनकॉर्पोरेशन कर लो 2 घंटा बैकलॉग का स्लॉट। जो भी आपके 2-2, 3-3 चैप्टर बैकलॉग हुए हैं उनको 2 घंटे डेली कवर करने लगो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाय दिवाली आपको ये पुराने बैकलॉग्स कवर कर लेने। कैसे कवर करने? अगर पूरा चैप्टर छूट गया है, कुछ भी लेक्चर नहीं देखा है, तो आप बेसिकली वापस से लेक्चर से ही शुरू करें, टाइम बहुत है। अगर ऐसा सीन है कि लेक्चर्स देखें कच्चा पक्का है, थोड़ा वीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं बोलूंगा एक अच्छा डिटेल्ड 1 शॉट देखना और फिर क्वेश्चन लगाने लगना। मैंने खुद एक 1 शॉट लिया मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का, वो आपको यहाँ पे हम कार्ड में डाल देंगे, उसको जाके चेक कर सकते हो। वो पीवाईक्यू के थ्रू हमने पूरा चैप्टर समझा है। नंबर 2, स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक हैबिट है जहां हम प्रैक्टिस को लेक्चर्स के ऊपर रखेंगे। आज के टाइम पे मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, एज एन आईआईटीएन, जो मेरा नेचर कभी नहीं रहा था बट तुम्हारा नेचर रहेगा, और शायद इसलिए मैं आईआईटीएन हूँ, तुम नहीं बन पाओगे कि तुम लेक्चर्स को बहुत ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और तुम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आज के टाइम पे एक नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट जो आईआईटी नहीं बनेगा, उसका नेचर ये रहता है कि वो अपने पूरे दिन में लगभग 90% ऑफ टाइम लेक्चर्स देखता रहता है, 1 शॉट देखता रहता है और सिर्फ 10% प्रैक्टिस करता है। लेकिन जेईई लेक्चर वाला एग्जामिनेशन नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन नहीं है। वहां कोई आपसे डेफिनेशंस नहीं पूछेगा, वहां आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। बहुत बार बच्चे क्या अपने आप को झूठा दिलासा देते हैं कि मैं यार पढ़ाई कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए ना मैं लेक्चर्स करता रहता हूँ। पेरेंट्स भी खुद, मैं भी खुद को दिलासा देता रहूंगा बट मैं बुक उठा के नहीं देखूंगा। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। लेक्चर खत्म होने के बाद आपका चैप्टर खत्म नहीं होता। आपका चैप्टर खत्म होता है जब आप मॉड्यूल्स कर लो, पीवाईक्यूज कर लो और रेफरेंस बुक लगा लो। अगर रेफरेंस बुक नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो भी मॉड्यूल और पीवाईक्यू तो लगाना ही है। इसलिए लेक्चर ओवर प्रैक्टिस नहीं करना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, प्रैक्टिस ओवर लेक्चर करना। अगर इसको भी एक बड़े से चार्ट पेपर में जैसे ऐसे कहीं लिख लोगे कि प्रैक्टिस ओवर लेक्चर्स, तो तुम इतने आगे निकल जाओगे ना बाकी बच्चों से जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा दिमाग खुलता है, तभी हमें डिफरेंट केसेस समझ में आते हैं। मैं बहुत बार बच्चों को समझा चुका हूँ कि तुम्हारा माइंड इतना शार्प है, अगर तुम 10 क्वेश्चन लगाते हो ना तो वो 100 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए 100 से 150 क्वेश्चन लगाओगे तो वो ऑलमोस्ट हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाता है और तुम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। नंबर 3, फिक्स योर रिसोर्सेज, बिकॉज यही सबसे ज्यादा गलती होगी। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको लगता है कि मोर रिसोर्सेज मतलब बेटर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होता है। मोर रिसोर्सेज मतलब मोर कंफ्यूजन एंड बेकार प्रिपरेशन होता है। आपके रिसोर्सेज बहुत फिक्स होने चाहिए, वो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्रायोरिटी ऑर्डर में मॉड्यूल सबसे ऊपर आता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे आईआईटीएंस ने, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर ने बहुत ज्यादा मेहनत करके और मल्टीपल रिसोर्सेज से कलेक्ट करके बनाया है। आपकी कोचिंग का मॉड्यूल, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, आपका फर्स्ट रिसोर्स है। सेकंड रिसोर्स आपका कोई भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं है, वो आपके एक्चुअल जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिकॉज जिस एग्जाम को केटर करने वाले उस
ऑलमोस्ट एग्जाम के क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड रिसोर्स आपका पीवाईक्यू। थर्ड रिसोर्स है आपका रेफरेंस बुक, ओनली व्हेन जब आप और किसी चैप्टर को बैकलॉग नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय है। मेरा एक ये रिकमेंडेशन भी होता है कि आप मॉड्यूल पीवाईक्यू से चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ जाओ। जब आप रिवीजन करना शुरू करो तब आप बेसिकली रेफरेंस बुक कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जून में अभी खत्म हो रहा है मेरे को एक चैप्टर, मैंने मॉड्यूल लगा लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जुलाई में, मेरे को एक संडे मिला, मेरे को इस चैप्टर को वापस रिवाइज करना है, से फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग। तो अब मैं इस चैप्टर को खोलूंगा, अब यहाँ से मैं बेसिकली नोट्स को रिवाइज करूंगा, मेरे मार्क क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा जो मॉड्यूल और पीवाईक्यू के कर रखे, और फिर मैं रेफरेंस बुक लगाना शुरू कर दूंगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं पर्सनली भी यही फॉलो करता था। अब रेफरेंस बुक कौन से लेने, उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इसका पूरा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं कुछ गोल्डन टिप्स पे, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा बट ये गेम चेंजर टिप्स है। नंबर 1 है रूटीन। जिसका रूटीन हिला हुआ उसकी रैंक हिली हुई आएगी, ये पूरी गारंटी है। तो रूटीन अच्छा बनाए, फिक्स हो ये जरूरी नहीं है, एक फिक्स टाइम टेबल हो वो जरूरी नहीं है, एक किसी का टाइम टेबल तुम कॉपी कर रहे हो वो भी जरूरी नहीं है। बस रूटीन होना चाहिए कि जिस दिन स्कूल कोचिंग है उस दिन 3 घंटे सेल्फ स्टडी हो जाए, जिस दिन छुट्टी है उस दिन 8 घंटे सेल्फ स्टडी हो जाए। बस इसको एंश्योर करो, चाहे वो किसी भी समय पे हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, आपके खुद के रिवीजन रिसोर्सेज। आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड होने चाहिए। बच्चे ये गलती कर देते हैं, एक पूरा 11th क्लास निकल जाता है, ना एक शॉर्ट नोट होता है, ना अच्छे से नोट्स बने होते हैं, ना कोई क्वेश्चन मार्क्ड होता है। कैसे करोगे रिवीजन? हर चैप्टर इतना डिफिकल्ट है, उसके 4 से 5 रिवीजन्स करने हैं। अगर आपके पास रिवीजन रिसोर्सेज नहीं है तो आपका बहुत टाइम जाएगा, इसलिए बैकलॉग्स बनते हैं। तो हर चैप्टर के आपके रिवीजन रिसोर्सेज होने चाहिए। मेरा ये मानना है नोट्स अच्छे से बनाओ जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब लेक्चर क्लास में पढ़ाया जा रहा है। जब रिवीजन कर रहे हो तो एक शॉर्ट नोट्स बनाओ 1 से 2 पेजेस के अंदर। एंड जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आपका एक मार्किंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा मार्किंग अप्रोच आपको बताता हूँ, मैं सिंगल टिक लगाता था अगर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाता था लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। अगर कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता था और सॉल्व भी नहीं हो पाता तो मैं डबल टिक लगाता था। अगर कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने सिली मिस्टेक की होती थी तो मैं उस पर स्टार मार्क कर देता था। फिर रिवीजन में मुझे पता होता था कि ये स्टार वाला है, मतलब मैं कॉन्सेप्ट वापस जाकर रिवाइज कर लूँ क्योंकि मैंने मिस्टेक की है। डबल टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे कि मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं और वो मुझसे हुए भी नहीं है, इसलिए ये मार्किंग सिस्टम मुझे रिवीजन में बहुत हेल्प करती थी। और अगर तुम ये सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि तुम काफ़ी सारे कंपटीशन को बीट कर दोगे और ये जो 18 लाख का डर है ना, ये तुमसे निकल जाएगा क्योंकि तुम ऑलरेडी इनसे बहुत आगे हो। ये सारी टिप्स को समझना, अपने टारगेट्स बनाना और प्रिपरेशन करते रहना। कमेंट्स में सारे डाउट्स लिख दो और हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।